हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हिमांशु। दोस्तों, काफ़ी समय से कोविड-19 का जो कहर जारी था उसमें कुछ रुकावट आई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 ने जो प्रभाव छोड़े वो अभी भी बाकी हैं और उससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई उन पर समाधान मिलना, उनका समाधान निकाला जाना अभी भी बाकी है। तो इसी तरह आज हम एक टॉपिक लेकर के डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स, जो भारत से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स कोविड-19 के दौरान जो विदेशों में पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो कोविड के चलते उनको भारत वापस लौटना पड़ा। अभी उनकी ही समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो सकी थी कि अभी हमने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान बहुत सारे जो भारतीय छात्र थे उनको वापस से भारत बुलाया और ऑपरेशन गंगा के तहत उनको वहां से निकालने के प्रयास किए। और इस संबंध में भी एक जो बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आया उसमें हमें यह पता चला कि वहां से भी बहुत सारे मेडिकल के ही स्टूडेंट्स भारत वापस आए हैं। अब एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वह यह खड़ा होता है कि कैसे हम इन सभी छात्रों को उनके द्वारा किए जा रहे कोर्सेज को पूरा करा सकेंगे या उनको किस समय वापस भेजा जा सकेगा। तो इस तरह के बहुत सारे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक और चैलेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वो है भारत की जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा नीति है, शिक्षा को लेकर के वह किस तरह से कार्य कर रही है। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। टॉपिक है मेडिकल के छात्र क्यों हैं विदेश जाने को मजबूर। हालांकि सभी मजबूर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा हमें इस तरह का ही दिखाई देता है। जो चर्चा के बिंदु रहेंगे उसमें अभी हम न्यूज की बात कर लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे भारत की जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसके बारे में कि भारत में चिकित्सा की जो स्थितियां हैं किस तरह से काम कर रही हैं। विदेशों में भारतीय छात्रों की क्या स्थिति है, यानी विदेशों में कितने भारतीय छात्र किन किन देशों में हैं, एक बार उनको भी देख लेंगे। उसके बाद क्या कारण है कि खासकर चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, मेडिकल से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, वो क्यों विदेशों में जाने के लिए एक तरीके से मजबूर हो रहे हैं या फिर उनको जाने के लिए वहां पर पुश मिल रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनके ऊपर, इसके अलावा क्या प्रयास किए जा सकते हैं इस तरह के चैलेंज से निपटने के लिए, क्या सॉल्यूशंस के तौर पर हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और एक सवाल, चूंकि एक संभावना बनती ही है कि एक बड़ा दौर इससे निकला, ऐसे में संभावना है कि यूपीएससी या अन्य किसी एग्जाम में ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाए जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स और शिक्षा नीति के तहत खासकर चिकित्सा शिक्षा नीति को लेकर के कोई सवाल हो। ठीक है, यह विषय जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के अंतर्गत हम जोड़ करके देख सकते हैं, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसके अलावा शिक्षा, रोजगार और विकास, इससे भी यह जुड़ता है। ठीक, तो न्यूज क्या आई, न्यूज में देखें। न्यूज आई है अ होस्ट ऑफ रीजंस नॉट लीस्ट द कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन इज ड्राइविंग स्टूडेंट्स टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज। यानी ये अभी की केवल खबर नहीं है, ये खबर काफी समय से चल रही है, लेकिन अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जो भारत में मेडिकल के स्टूडेंट्स को बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं या मजबूर कर रहे हैं। तो भारत का जो हेल्थ सेक्टर है एक बार उस पर नजर डाल लें तो कुछ बेसिक यहाँ पर चीजें हमारे पास है, यानी कि कुछ बातें जो बताती हैं कि भारत में स्ट्रॉन्ग डिमांड है, यानी मांग बहुत मजबूत है इस क्षेत्र में। इसको देखें तो भारत का हेल्थ केयर मार्केट लगभग 372 बिलियन डॉलर 2022 में पहुंचने की संभावना है, ऐसा बताया गया है। और इसका जो बड़ा कारण है वह है लोगों की इनकम में सुधार, हेल्थ अवेयरनेस यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, उनकी अच्छी इनकम। इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उनको भी यहाँ पर कारण माना गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस की तरफ बढ़ते लोगों के रुझान इसका एक कारण है। इसके अलावा ऐसा ही बताया गया है कि हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि 2.7 मिलियन नए जॉब ये दे सकता है। और ऐसा कहा गया 2017 से 2022 के बीच में ऐसे जॉब्स प्रोड्यूस हुए होंगे। इसके अलावा 0.5 मिलियन न्यू जॉब पर ईयर की भी यहाँ पर संभावना जताई गई है। अगला कहा गया है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। कैसे? भारत सरकार की यहाँ पर एक बात जो रखी गई है कि भारत सरकार अपने जीडीपी का लगभग 3% तक खर्च स्वास्थ्य सेवाओं में करने के लिए विचार कर रही है, यानी बढ़ाया है 2022 में। इसी तरह कोविड-19 के दौरान जो खर्च हुए, जो नई तकनीकें आई, उनकी बात की गई है। मोस्टली अभी का समय जो कोविड के दौर में बीता तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका बहुत ज़्यादा व्यय सरकार को बढ़ाना पड़ा। इसके अलावा जो मैन पावर है, यानी कि जो लोग हैं काम करने के, उसके लिए भी क्षमताएं
बढ़ानी है हमें और बढ़ रही हैं, ऐसा सरकारी डेटा बताता है। लेकिन अभी हम इसका और विश्लेषण आगे करेंगे कि क्या क्या बातें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो कोविड-19 के दौरान वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जो हमने खर्च किया था उसका आंकड़ा दिया गया है, और भारत सरकार की एक क्रेडिट इंसेंटिव प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, जिसमें सरकार 500 बिलियन रुपए यहाँ पर खर्च करने के लिए प्रयासरत है, और हेल्थ केयर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इसको खर्च किया जाना है। तो ये तो हुआ एक एनालिसिस इस ओवरऑल डेटा का। अब हम देखें उन संख्या को, उन स्थितियों को कि कितने छात्र भारत से बाहर जा रहे हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमें यूएई का नाम दिखाई पड़ रहा है, जिसमें 2.19 लाख विद्यार्थी वहां पर मौजूद हैं भारत से जो गए हुए हैं, संख्या ये है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, वहां पर भी लगभग 2.25 लाख। उसके बाद अमेरिका 2.12 लाख। चीन में भी 23,000 भारतीय स्टूडेंट मौजूद रहे हैं। यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,500। जो भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर भी जाते हैं लगभग 5,200 और 2,200। अभी संकट हमने देखा यूक्रेन का, जहां 18,000 स्टूडेंट को निकालने का प्रयास किया गया। हालांकि ये पूरा जो आंकड़ा है ये मेडिकल स्टूडेंट्स का नहीं है, सभी ओवरऑल स्टूडेंट्स को मिला करके दिया गया है। इसमें ही मेडिकल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ठीक, अब भारतीय छात्रों के विदेश जाने के कारणों को देखते हैं। देखिए, भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वहां पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वह है डिमांड एंड सप्लाई का, कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसके मुताबिक सप्लाई भारत में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो भी चुनौतियां हैं वे किस तरह से पेश आती हैं पूरे स्ट्रक्चर में। तो पहला तो सरकारी जो कॉलेज हैं उसकी जो सीट्स हैं बहुत लिमिटेड हैं, तो जितने भी विद्यार्थी अप्लाई करते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं उतनी सीट्स उनको मिल नहीं पाती। फिर दूसरा जो विकल्प बचता है वह बचता है निजी कॉलेजेस का। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जहाँ जाने की बात आती है तो वहाँ पर समस्या है फीस की, कि फीस बहुत ज़्यादा है इन सरकारी कॉलेजेस की तुलना में। लगभग ऐसा कहा गया है कि 50 से 70 लाख रुपए ऑन पेपर फीस की बात है, और लगभग 1.25 करोड़ रुपए तक ये पहुंच जाता है खर्च। तो खर्च बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर सीट्स को हम देखें तो भारत में लगभग 88,120 MBBS की सीटें हैं, और 27,498 बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की सीटें हैं। ये जो डेटा है संसद में दिया गया था, पेश किया गया था इसके संबंध में कि कितनी सीट्स मौजूद हैं। तो सीट्स बहुत कम है। जबकि अगर हम एक और आंकड़ा देखें तो लगभग नीट एग्जाम के लिए ही 10 से 15 लाख तक आवेदन आ जाते हैं। इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन जो करते हैं, क्या उनको सभी को उनके मन के मुताबिक परीक्षा में बैठने का या फिर परीक्षा के बाद कॉलेजेस पाने का मौका मिलता है? इसके अलावा और जो क्राइटेरिया है, जैसे 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। लेकिन विदेशों में MBBS करने के लिए नीट की अनिवार्यता भी रखी गई है, नीट अनिवार्य किया होना चाहिए। हालांकि कट ऑफ का मामला वहां पर कम है कि उसमें कम नंबर्स पर भी वो लोग एडमिशन्स ले लेते हैं। एक और समस्या क्या है? नीट की समस्या तो है ही बहुत बड़ी, कि जिसकी वजह से विद्यार्थियों को नीट क्वालिफाई करने के बाद भी अच्छी रैंक लाना बहुत ज़रूरी होता है। एक आंकड़ा हम अगर और देखें तो ऐसा बताया गया है कि अगर नीट की परीक्षा में जो टोटल अंक हैं लगभग 720 अंक का ही पेपर है। ठीक, अब इसमें एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग 550 नंबर लाने पड़ते हैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज को प्राप्त करने में। लेकिन अगर कट ऑफ देखें तो कट ऑफ लगभग 138, अगर पिछले कुछ सालों का अनुमान लगा ले 138 से 140, तो कट ऑफ के अंक भी प्राप्त करके यदि कोई नीट उत्तीर्ण कर लेता है तो उसको विदेशों में जाने का मौका मिल सकता है, जबकि भारत के अंतर्गत ये मौके बहुत ही कम है। इसी तरह कोचिंग जो प्रणाली है, नीट का जो एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव हो रहा है तो कोचिंग्स की जो फीस है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। विद्यार्थियों को नीट एग्जाम क्रॉस करने के लिए ही बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग्स में जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उसकी महंगी फीस हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। इसको लेकर के कई राज्य सरकारों ने भी अपने तरफ से विरोध जताया है। तमिलनाडु में भी एक ऐसा ही मामला हमें देखने को मिला था, जहां तमिलनाडु सरकार ने भी इसका विरोध किया था। एक और जो बड़ी बात है वो ये भी हो गई है कि लोगों के बीच में, खासकर मिडिल क्लास लोगों के बीच में एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि उनका बेटा या उनकी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। ऐसे में जो कई सारे दूसरे देश हैं उनको ये अवसर मिलता है कि वे अपने यहाँ
इस तरह की मेडिकल की डिग्रीज को बढ़ाएं और भारत के लोगों को वहां पर आकर्षित करें, और ऐसा ही हमें देखने को भी मिला। इसके अलावा यूक्रेन, रूस और चीन जैसे देशों में कम फीस है और कम प्रतिस्पर्धा भी है। इस तरह की कोई बहुत ज्यादा वहां पर आवश्यकता नहीं है इस तरह की चीजों की। नीट के कम स्कोर में, जैसे हमने डिस्कस किया, 138 का अगर कट ऑफ भी उसने क्रॉस किया है तो कम स्कोर के बावजूद उसको वहां पर एडमिशन लेने का मौका मिल जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहला तो हम हमेशा कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यानी कि वे ब्रेन जो भारत में उपयोग हो सकते थे, भारत के लिए, भारत के लाभ में अपना योगदान दे सकते थे भारत के विकास में, वे कहीं और जाकर के काम कर रहे हैं। तो एक ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन बनती है। इसके अलावा अगर लोग भारत से बाहर चले जाते हैं तो जो भारत के लिए मैन पावर है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा भारत में अगर चिकित्सक रोगी अनुपात को देखें तो 1:1655 ये अनुपात है, जबकि आवश्यकता कितने की है WHO के मुताबिक? 1:1000 की। यहाँ पर पहले से ही कमी है और जनशक्ति में और कमी होना हमारे लिए और नुकसानदायक होगा। इसी तरह भारत की शिक्षा नीति पर भी एक सवाल खड़े होते हैं इससे, कि हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, भारत में वैसे ही इतनी जब कमी है, हम क्यों ना उन्हें को भारत में ही रोक करके अच्छी शिक्षा दें, आसान शिक्षा दें। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भी एक बात कही है, तो कजाकिस्तान जैसे देशों में नामांकन न कराने की उन्होंने सलाह दी है, और उसकी वजह है वहाँ का द्विभाषी पाठ्यक्रम, बाइलिंगुअल वो लोग सिलेबस लेकर के चलते हैं। लेकिन भारत में बाइलिंगुअल सिलेबस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, भारत में केवल इंग्लिश में ही पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई है। तो ऐसे में जो लोग कजाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए एक समस्या हो जाएगी, ये एक समस्या आएगी, इसका इम्पैक्ट। दूसरा, ऐसे विद्यार्थी जो भारत लौट आए हैं यूक्रेन से, या कोरोना के समय में जो लोग चीन में पढ़ाई कर रहे थे, वुहान में पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग अगर भारत आ गए तो उन लोगों को वापस कैसे भेजा जाएगा? अगर वे वापस नहीं जा पाएंगे तो क्या वे कोई ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं? लेकिन उसमें भी एक चैलेंज ये है कि केवल ऑनलाइन मेडिकल कोर्स को भी भारत में मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में भी उनके लिए एक समस्या होगी कि यदि वे ऐसा कोई कोर्स करते हैं तो वापस से भारत में रजिस्ट्रेशन करा पाना और जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत एक और बात जो आती है वो ये है कि जो भी विद्यार्थी बाहर से पढ़ करके आते हैं तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम FMGE उनको पास करना होता है। अब इस एग्जाम को पास करने के बाद ही उनको रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस की यहाँ पर परमिशन मिल पाती है। डेटा बताता है कि लगभग 20% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। यानी इससे एक बात और पता चलती है कि विदेशों में जो शिक्षा उनको मिली है उसकी गुणवत्ता क्या रही होगी। इसके अलावा भारत में उनके लिए फिर कितनी उपलब्धता बची होगी, यानी वे भारत में कितने ज़्यादा रोजगार को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। ये कुछ इम्पैक्ट हैं जो इसके दुष्प्रभावों को दिखाते हैं। तो सवाल ये बचता है कि क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। पहला तो ये कि मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रम में जो सीटें हैं हम उनको बढ़ा सकते हैं, सरकार ऐसे प्रयास कर सकती है। हालांकि कुछ समय पहले ऐसे प्रयास किए भी गए हैं, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट सीटों में 72% की वृद्धि की गई थी इसके पहले जब, तो ये जो आंकड़ा था 2014 में 51,348 सीटों से बढ़कर लगभग 1.1 लाख सीटों तक पहुंचा था। लेकिन ये सीट भी अपने आप में उतनी पर्याप्त नहीं हुई जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र आवेदन करते हैं भारत के अंतर्गत। इसके अलावा निजी मेडिकल कॉलेजों में जो शुल्क की संरचना है, यानी फी का स्ट्रक्चर है, उसको भी रेगुलेट करने की जरूरत है कि अगर फीस ली जा रही है तो वो इतनी मनमानी ना हो कि एक आम व्यक्ति उसको अफोर्ड ही ना कर सके, वो केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए, कुछ लोगों की ही उस तक पहुंच हो सके। NMC ने एक सलाह दी थी, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने, कि 50% सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर रखी जाए। यानी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिनमें सीट्स मौजूद हैं उनमें 50% सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके आसपास ही कर दिया जाए। ऐसे में उनके पास जो व्यापार की स्वतंत्रता वाला मामला आता है तो उसकी भी एक सुविधा बची रहेगी और 50% सीटों में ऐसे स्टूडेंट्स शामिल हो सकेंगे जो आगे के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षण मानक हैं, उनके लिए एक पात्रता मानदंड स्थापित किए जाने चाहिए कि किस तरह से इसका बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरह से उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा फीस की सीमा को भी निर्धारित करने की बात यहाँ पर कही जा सकती है कि एक फीस है, कितनी फीस ली जाएगी, उसको भी एक लिमिट उसकी तय की जा सकती है सरकार की तरफ से। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकला आज के टॉपिक में कि चैलेंजेस हैं हमारे पास, दो तरह के हम कोट करेंगे। पहला, एक तो स्किल वाला है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाला है, और रिसर्च और नवाचार का भी अभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इसमें सॉल्यूशंस कुछ निकालें तो सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस के लिए हमें तकनीक का उपयोग करना होगा, और तकनीक के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, तो निवेश यहाँ पर करने की जरूरत है। हालांकि सरकार के प्रयास इस दिशा में जारी हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा। इसके अलावा ई लर्निंग पाठ्यक्रम में भी संशोधन कर सकते हैं और समस्या समाधान सॉल्यूशंस को की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब जो अभी के लिए तात्कालिक रूप से समस्या है वो ये है कि जो विद्यार्थी वापस आ गए हैं तो उनके पुनर्वास और दीर्घकालिक समाधान के लिए प्रयास करने होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कहा भी था कि निजी क्षेत्र आगे आए और जो मेडिकल से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पढ़ाई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और बेहतर बनाने में सहयोग करे, तो निजी क्षेत्र की यहाँ पर भूमिका हो सकती है। इसके अलावा हमें शिक्षा सुविधा को ऐसा करना होगा, चिकित्सा की जो उपलब्ध भी रहे, सस्ती भी हो और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे, तभी हम कह सकते हैं कि भारत का जो युवा वर्ग है या फिर भारत में मौजूद जो विद्यार्थी वर्ग है वह भारत में ही रहकर बेहतर पढ़ाई कर सकेगा, बेहतर शिक्षा ले सकेगा और उसका सदुपयोग भारत के ही लोगों के हित में किया जा सकेगा। सवाल क्या बनता है आज के इस पूरे डिस्कशन में? सवाल है, भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली भारतीय कौशल को देश में रोक पाने और छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाने में अप्रभावी साबित हुई है। रूस यूक्रेन संघर्ष को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी कीजिए। तो अभी जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद की स्थितियां बनी हैं उसके कंटेक्स्ट में ही हमें पूरी बात करनी होगी, क्योंकि मुद्दा यहीं से उठा है। तो बताना है कि भारत की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली भारतीय कौशल को देश में रोक पाने और छात्रों के लिए बेहतर विकल्प बनाने में अप्रभावी साबित हुई है या नहीं हुई है, टिप्पणी करनी है। तो पूरी तरह से मत कह दीजिएगा कि पूरी तरह से खराब ही रहा है, लेकिन जो कमियां हैं उनको उजागर करते हुए सॉल्यूशंस जरूर बताने हैं, ताकि आपका एक पॉजिटिव वे में पॉजिटिव नोट के साथ आंसर खत्म हो सके। तो आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखिए। शुक्रिया।